everyone, welcome to DICS. I am Dr. Radhika Kalola and today we are going to discuss about genetically modified crops. तो हमारे देश में जो किसान है वो फसल उगाते तो बहुत सारी है, ठीक है, फसल उगती तो बहुत है, बट उनमें कीड़े लग जाने की वजह से या फिर बहुत सारे फैक्टर, बारिश ना आने की वजह से वो फसल में से जो यील्ड मिलना चाहिए था उस क्रॉप में से वो मिल नहीं पाता। क्या उन फसल में कीड़े लगाने से हम रोक सकते हैं उनको? ठीक है, उनको रोका जा सकता है। तो यस, उनको रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम कुछ जीन्स को ऐड करके हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता क्या है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में एक एलियन जीन एंटर किया जाता है। क्या डालते हो? एक एलियन जीन डाला जाता है, ठीक है। और ये एलियन जीन क्यों डाल रहे हो? एक डिजायर्ड इफेक्ट लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर फसल में कीड़े लग रहे हैं तो वो कीड़े ना लगे, दैट इज योर डिजायर्ड इफेक्ट, राइट। तो डिजायर्ड इफेक्ट लाने के लिए आपने क्या ऐड किया? आपने ऐड किया एक एलियन जीन, राइट। जब एलियन जीन ऐड हो गया तो उसको बोला जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। वो एलियन जीन कोई एनिमल से हो सकता है, कोई प्लांट से हो सकता है, या फिर कोई एक बैक्टीरिया से भी हो सकता है। मतलब कोई अलग स्पीशीज का जीन भी हम मतलब डाल सकते हैं प्लांट्स में। अगर कोई एक अलग जीन का अलग स्पीशीज का जीन डाल रहे प्लांट्स में तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? ट्रांसजेनिक क्रॉप बोला जाता है। तो ये तो हो गया आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का डेफिनेशन। अभी ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हम करते क्यों है? इस क्रॉप में जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किया क्यों जाता है? तो उसका रीज़न यहाँ पे दो रीज़न है। फर्स्ट, यहाँ पे यील्ड इंक्रीज करने के लिए। अगर कीड़े नहीं लगेंगे तो यील्ड इंक्रीज होगा ही ना। अगर बिना पानी के भी फसल उग रही है तो ड्रॉट कंडीशन में भी यील्ड इंक्रीज होगा, राइट। तो फर्स्ट हम यहाँ पे यील्ड इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। सेकंड, न्यूट्रिशनल कंटेंट मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू एनहांस करने के लिए भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। एंड थर्ड इज रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वो दो चीज़ों से होता है। वन इज बायोटिक फैक्टर से, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग से, एंड सेकंड इज ए बायोटिक फैक्टर से, मतलब नॉन लिविंग थिंग से, और बायोटिक फैक्टर माने लिविंग थिंग से। जो ए बायोटिक फैक्टर हो गया जिसमें हम टेम्परेचर से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं प्लांट में, या सैलिनिटी से रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं प्लांट में, या फिर हर्बिसाइड से रेजिस्टेंस कर सकते हैं, ड्रॉट से रेजिस्टेंस कर सकते हैं। तो ये सारे आपके हो गए ए बायोटिक फैक्टर। तो यहाँ पे बायोटिक फैक्टर क्या आएगा? बायोटिक फैक्टर सच एज इंसेक्ट्स, कीड़े लग जाते हैं ना प्लांट में, अगर उनसे रेजिस्टेंस हो गया प्लांट, देन इट इज बायोटिक फैक्टर, ओके। तो ये सब पर्पस है आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का, इसलिए किया जाता है। डन। तो यहाँ पे हम दो तीन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है आपका GM कॉटन, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, जिसको आप BT कॉटन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? BT कॉटन। ये BT कॉटन लाने की वजह क्या थी? सबसे पहले तो ये जो कॉटन है ना, जब अर्ली स्टेज में होता है, जब ये कॉटन बाहर नहीं आया होता है ऐसे खिल के, जब ये अर्ली स्टेज में होता है तो उनमें ये कीड़े लग जाते हैं। ये कीड़े कौन से? पिंक बॉल वॉर्म। ये कौन से कीड़े हैं? पिंक बॉल वॉर्म। और ये पिंक बॉल वॉर्म की वजह से जो यील्ड है कॉटन का वो बहुत डिक्रीज हो जाता था, बिकॉज कीड़े वो बॉल्स को खा जाते थे, जो कॉटन के बॉल्स होते हैं उनको वो खा जाते थे। तो अभी हमें क्या करना है? ऐसा कोई जीन इंट्रोड्यूस करना है ताकि ये कीड़े ना लगे, ठीक है। तो ये जीन हम लेके कहाँ से आए? ये जीन हम लेके आए एक बैक्टीरिया से, सॉइल बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थुरिनजेनेसिस। बेसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है। ये है आपके सॉइल बैक्टीरिया का नाम। ये सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है वो सॉइल में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होता है, ठीक है, और उस जीन को बोला जाता है क्राइजीन। क्या बोलते हैं? क्राइजीन। और ये जो क्राइजीन है यहाँ पे, ये क्राइजीन यहाँ पे तीन टाइप के होते हैं। कौन से तीन क्राइजीन है? तो फर्स्ट यहाँ पे हो गया 1AB, सेकेंड इज 2AB, एंड थर्ड वन इज 1AC। ये तीनों के तीन क्या है? क्राइजीन है, अलग अलग टाइप के क्राइजीन है। डन। और ये जो क्राइजीन है, इस बैक्टीरिया में जो क्राइजीन है, ये क्राइजीन क्या बनाता है? क्राइजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। और यहाँ पे कौन सा प्रोटीन बनता है?
यहाँ पे प्रोटीन बनता है क्रिस्टल प्रोटीन। क्या बनता है? क्रिस्टल प्रोटीन बनता है। और ये जो क्रिस्टल प्रोटीन बनता है, दिस इज वेरी टॉक्सिक। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, ये टॉक्सिक है इस पिंक बॉलवॉर्म के लिए। अगर इस पिंक बॉलवॉर्म ने इस क्रिस्टल प्रोटीन, मतलब कि क्राई प्रोटीन भी बोलते हैं शॉर्ट में, इस क्राई प्रोटीन को खा लिया तो ये पिंक बॉलवॉर्म मर जाएगा। तो अभी हमें करना क्या है? अभी हमें ये करना है कि इस जीन को हमें यहाँ से लेना है। कहाँ से? बैक्टीरिया से, बेसिलस thuringiensis से ये जीन को हमें लेना है। कौन सा? क्राई जीन। उसमें भी 2AB एंड 1AC, ये दोनों जीन 2AB and 1AC, दिस आर व्हाट? दिस आर क्राई जीन। और ये क्राई जीन कहाँ से लिया आपने? बेसिलस thuringiensis, बैक्टीरिया से लिया। जैसे ही इस जीन को आपने बाहर निकाला, आप जीन को इंसर्ट कहाँ करोगे? आपने जीन को इंसर्ट कर दिया कॉटन के जेनेटिक मटेरियल के साथ। ठीक है, जब ये कॉटन का सीड ग्रो करेगा, तो इस कॉटन की सीड जब ग्रो कर रहा है तो इस कॉटन के प्लांट में अभी क्या होगा? क्राई जीन होगा। तो बदले में ये क्राई जीन बना क्या रहा होगा? क्राई प्रोटीन भी बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? क्राई प्रोटीन भी बना रहा होगा। ठीक है, मतलब इस कॉटन के प्लांट में अभी क्या है? क्राई प्रोटीन है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या डाला? क्राई जीन डाला, 2AB एंड 1AC। तो जैसे ही ये पिंक बॉलवॉर्म इस कॉटन को खाने आएगा, तो ये पिंक बॉलवॉर्म मर जाएगा, बिकॉज वो साथ में क्या खा लेगा? क्राई प्रोटीन भी खा लेगा। तो इस तरीके से हम इंसेक्ट से रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, कोई एक जीन ऐड करके, हमारा डिजायरेबल जीन को ऐड करके एक डिजायरेबल कैरेक्टर ला सकते हैं। डन। तो ये हो गया आपका बीटी कॉटन, एंड दिस इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो इंडिया में प्रोड्यूस करना लीगल है। 2002 से इसको यूज़ किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, बीटी कॉटन को एक और वेरिएंट है बीटी, HT बीटी कॉटन। एक और कौन सा वेरिएंट है? HT बीटी कॉटन। पर HT बीटी कॉटन इज नॉट लीगल इन इंडिया। HT बीटी कॉटन में क्या किया आपने? जो बीटी कॉटन में किया था वो तो इसमें है ही, बट साथ में एक और दूसरा सॉइल बैक्टीरिया से दूसरा जीन उठा के डाल दिया। तो दूसरा जीन उठा के जब इसमें डाल दिया, तो ये जो कॉटन प्लांट है वो हर्बिसाइड से भी टॉलरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ग्लाइफॉसिनेट करके एक हर्बिसाइड आता है। और ये जो ग्लाइफॉसिनेट हर्बिसाइड है, मतलब हर्बिसाइड होता है क्या है? जो छोटे छोटे प्लांट्स उगते हैं ना मेन क्रॉप के आजू बाजू, उनको मारने के लिए जो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ योर हर्बिसाइड। वो क्या होता है? हर्बिसाइड्स उसको बोलते हैं। और यहाँ पे हम कॉटन के प्लांट के, कॉटन के क्रॉप के आजू बाजू जो क्रॉप उगते हैं, उनको मारने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ग्लाइफॉसिनेट। तो जब ग्लाइफॉसिनेट यहाँ पे डाला जा रहा था, तो कॉटन का जो प्लांट था उस पर भी इफेक्ट आ रही थी। डन, उस पर भी इफेक्ट आ रहा था। तो हमने क्या कर दिया? हमने एक दूसरे सॉइल बैक्टीरिया से दूसरा जीन उठा के डाल दिया, जो रेजिस्टेंस है, जिसने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया कॉटन के प्लांट में ग्लाइफॉसिनेट से। मतलब अगर हम ग्लाइफॉसिनेट अब डालेंगे, कॉटन के ऊपर छिड़काव भी कर देंगे, तो कॉटन के प्लांट को कोई असर नहीं होगा इस ग्लाइफॉसिनेट से। डन। ये हो गया आपका HT बीटी कॉटन। दिस HT बीटी कॉटन इज नॉट लीगल इन इंडिया, उसको उगाना लीगल नहीं है, तो यहाँ पे इसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता। डन। नेक्स्ट इज योर बीटी ब्रिंजल। जो ब्रिंजल होते हैं ना, बैंगन में कुछ कीड़े लग जाते हैं जो अंदर होल कर देते हैं और सड़ा देते हैं आपके ब्रिंजल को। ठीक है, तो इन कीड़ों को क्या बोला जाता है? इन कीड़ों को बोरर्स बोलते हैं। मतलब वो बोरर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये अंदर छेद कर देते हैं, होल करके पूरा सड़ा देते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इसलिए इनको बोरर्स बोला जाता है। डन। अभी हमें करना क्या है? बीटी ब्रिंजल में इन बोरर्स का रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, मतलब ये बोरर्स आगे खा ना पाए, ऐसा कुछ करना है। तो अगेन आपने क्या करना है? सॉइल बैक्टीरिया, दैट इज बेसिलस thuringiensis लिया आपने। अब बेसिलस thuringiensis से आपने क्या निकाला? क्राई जीन निकाला। और यहाँ पे कौन सा क्राई जीन यूज हुआ है? दैट इज 1AC। कौन सा क्राई जीन? 1AC। 1AC को आपने कहाँ डाल दिया? ब्रिंजल में। ठीक है, तो ये जो 1AC मतलब क्राई जीन को ब्रिंजल में डाला गया, तो अभी ब्रिंजल के प्लांट में क्या प्रोड्यूस होगा? क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, राइट। और ये क्राई प्रोटीन को खा के ये बोरर्स मर जाएंगे। मतलब ये बोरर्स जैसे ब्रिंजल को खाने आएंगे, तो ब्रिंजल में क्या होगा? क्राई प्रोटीन भी होगा।
तो क्राई प्रोटीन को वो खा के वो मर जाएंगे और वो खा ही नहीं पाएंगे आगे ब्रिंजल को। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं इन वेजिटेबल्स में भी। बट यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि अगर क्राई प्रोटीन को खा के कीड़ा मर सकता है तो क्राई प्रोटीन को खा के आपकी बॉडी में क्या हालत होगी ये हम यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकते, और शायद उसका इम्पैक्ट हमें अभी नहीं दिख रहा है। बट हो सकता है अगर इसको कंज्यूम किया जाए रेगुलरली बेसिस पे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कुछ सालों में देखने को मिले, मतलब 10 साल 15 साल में कुछ इसके इम्पैक्ट देखने को मिले। आप देख ही सकते हो ना, अभी कैंसर के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। बट इंडिया में बीटी ब्रिंजल इज़ नॉट अलाउड टू ग्रो, ठीक है, वहाँ पे इसको लीगल यहाँ पे कोई परमिशन नहीं मिली है बीटी ब्रिंजल को ग्रो करने की। तो बीटी ब्रिंजल ग्रो कहाँ पे किया जाता है? बीटी ब्रिंजल को उगाया जाता है बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी मुल्क में, ठीक है, बांग्लादेश, वहाँ पे इसको कंज्यूम किया जाता है। डन। तो ये हो गया आपका बीटी ब्रिंजल। नेक्स्ट हम जो देखने वाले दैट इज़ योर जीएम मस्टर्ड। क्या देखने वाले? जीएम मस्टर्ड। अभी ये बहुत न्यूज़ में था थोड़े टाइम पहले। जीएम मस्टर्ड क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज हमारे इंडिया का जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट बिल है वो बहुत इंक्रीज़ हो रहा था, मतलब इंडिया में एडिबल ऑयल की डिमांड बहुत इंक्रीज़ हो गई थी बट सप्लाई बहुत कम था, तो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, राइट। तो इंपोर्ट कर रहे थे और उसी बीच क्या हो गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है, जिसको DMH11 भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं? DMH11 भी बोला जाता है, इसको GEAC ने अप्रूवल दे दिया, GEAC ने इसको अप्रूवल दे दिया। DMH11 मतलब धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। और GEAC क्या है? तो GEAC एक कमिटी है। ये कमिटी क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमिटी, मतलब जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उनको अप्रूव करने का कमिटी है ये, और ये कमिटी ने इसको अप्रूव कर दिया था बट मिनिस्ट्री ने अप्रूव नहीं किया। GEAC कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस मिनिस्ट्री के अंदर आती है GEAC। बट इस मिनिस्ट्री ने अप्रूव नहीं किया आपके DMH11 को, मतलब पहले GEAC अप्रूव करते हैं, उसके बाद मिनिस्ट्री अप्रूव करती है, तभी उसको ग्रो करा जा सकता है। बट अभी तक यहाँ पे मिनिस्ट्री ने उसको अप्रूव नहीं किया है। डन। ये हो गया उसका बैकग्राउंड। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या देखेंगे? GM मस्टर्ड को समझने से पहले हम फ्लावर को समझेंगे। जो फ्लावर है, फ्लावर दो टाइप के होते हैं, वन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड सेकेंड इज योर बाईसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा होता है? यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाईसेक्सुअल फ्लावर में डिफरेंस क्या होता है? बाईसेक्सुअल फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अभी जो ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में। डन। तो इनको बोला क्या जाता है? जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दिस इज योर फिलामेंट, उसको क्या बोलेंगे? फिलामेंट। सॉरी, दिस इज योर एंथर, दिस इज योर एंथर। और जो नीचे ये देख रहे हो ना, एक लंबा सा ऐसे डंडी जैसा, दैट इज योर फिलामेंट, उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। डन। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंड, आपको ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो ऊपर जो रिसेप्टर जैसा है, दैट इज योर स्टिग्मा, दैट इज योर स्टिग्मा, जहाँ पे पोलन ग्रेन आके गिरता है, मतलब एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है फ्लावर्स में। तो पोलन ग्रेन आके गिरेगा कहाँ पे? स्टिग्मा पे। फिर स्टिग्मा से वो नीचे जाएगा, मतलब ये जो आप यहाँ पे एक लंबा सा स्टॉक जैसा है, दिस इज नोन एज स्टाइल, मतलब स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए वो कहाँ पहुँचेगा? वो ओवरी में पहुँचेगा, और ओवरी में क्या होगा? एग होगा, और एग के साथ ये पोलन ग्रेन फर्टिलाइज करेगा और रिजल्टेंट सीड का फॉर्मेशन होता है। डन। तो जो बाईसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इस केस में जो मेजॉरिटी चीज़ें होती है वो होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। बाईसेक्सुअल प्लांट में क्या होता है? बाईसेक्सुअल फ्लावर्स में मोस्टली होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। क्या रहता है? सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन माने जो पोलन ग्रेन एंथर से आगे गिर रहा है आपके स्टिग्मा तक, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। डन। तो सेल्फ पॉलिनेशन किस में होगा?
बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में मतलब अगर दोनों प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर में मेल भी है फीमेल भी है, तो इसी का पोलन ग्रेन इधर आके गिर जाएगा। डन। बट अगर ऐसा सोचो कि एक फ्लावर में फीमेल होता, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता और दूसरे फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता, मतलब दोनों फ्लावर में अलग अलग होते, तो उस केस में क्या होता? उस केस में क्रॉस पॉलिनेशन होता, राइट उस केस में क्रॉस पॉलिनेशन ही तो होना है ना। दूसरे प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो आके गिरेगा इस स्टिग्मा पे, और जैसे स्टिग्मा पे आके गिरेगा पोलन ग्रेन तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और ये कैसा पॉलिनेशन हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब दो फूलों के बीच में हो रहा है, यहाँ पे विद इन फ्लावर होता है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। डन। ये था आपका बैकग्राउंड। तो अभी इधर जानना क्या था? जो मस्टर्ड होता है ना, मस्टर्ड इज सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर, मतलब मस्टर्ड के फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है, और दोनों होने की वजह से वो फ्लावर क्या करता है? सेल्फ पॉलिनेशन करता है। और ये जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से मस्टर्ड का जो ईल्ड है वो 30% कम आता है। अगर मस्टर्ड क्रॉस पॉलिनेशन करने लगे तो 30% ईल्ड को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे मस्टर्ड में कुछ ऐसे जीन्स को हम इंसर्ट करेंगे जिसकी वजह से मस्टर्ड क्रॉस पॉलिनेशन करने लगे, ताकि हम उसका क्या बढ़ा सके? हम उसका ईल्ड बढ़ा सके बाई 30%। डन। ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का। तो हम यहाँ पे ऑल्टरेशन क्या कर रहे हैं? तो वही देख रहे हैं अभी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लेंगे दो वेराइटी, ठीक है। सो फर्स्ट वेराइटी क्या होगा? फर्स्ट वेराइटी इज योर इंडियन वरुणा वेराइटी। फर्स्ट वेराइटी इज योर इंडियन वरुणा वेराइटी। ये हमने फर्स्ट वेराइटी लिया, किसका? मस्टर्ड का, ठीक है। और सेकेंड वेराइटी जो हम लेंगे, ईस्ट यूरोपियन वेराइटी। कौन सा? ईस्ट यूरोपियन वेराइटी। ये हमने दो वेराइटी ले लिया। अभी करना क्या है? हमें एक बैक्टीरिया भी लेना है, तो हमने एक साथ में एक सॉइल बैक्टीरिया भी ले लिया, और उस सॉइल बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस सॉइल बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस अमाइलोलिक्विफेशियंस, ठीक है। ये इस बैक्टीरिया का नाम है। अभी ये जो सॉइल बैक्टीरिया है ना, अमाइलोलिक्विफेशियंस, इस अमाइलोलिक्विफेशियंस में 3 जीन है। कौन से जीन है यहाँ पे? 3 जीन। कौन से जीन हमने लेना है? फर्स्ट इज योर बार जीन। सेकंड, जैसे हम ले रहे थे ना बीटी, बेसिलस thuringiensis में क्राई जीन उठाया था, तो इस बैक्टीरिया में से हमने एक बार जीन लिया, एक बारनेज लिया, एंड लास्ट इज योर बार स्टार। कौन सा लिया? बार स्टार। अभी करना क्या है? देखो, अभी करना ये है, जो बारनेज जीन है वो हमें इंसर्ट करना है। बारनेज जो जीन है वो हमें डालना है इंडियन वरुणा वेराइटी, और साथ में हम बार जीन भी डाल रहे हैं। बार जीन का काम क्या होता है ये बाद में बताती हूँ, पहले बारनेज का हम समझ लेते हैं। जो बारनेज है ये मेल स्टरिलिटी कॉज करता है। ये क्या कॉज करता है? मेल स्टरिलिटी। माने जो पहले ये इंडियन वरुणा वेराइटी था, ये क्या कर रहा था? ये कर रहा था क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसी फ्लावर में फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों थे, तो हमने एक जीन ऐड कर दिया। कौन सा जीन ऐड कर दिया? बारनेज जीन। और बारनेज जीन की वजह से क्या हो रहा है? बारनेज जीन की वजह से हो रहा है मेल स्टरिलिटी, मतलब जो मेल पार्ट है इसमें वो पोलन ग्रेन बना ही नहीं पा रहा, और अगर पोलन ग्रेन नहीं बन रहा तो अब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, अब होगा क्रॉस पॉलिनेशन। अभी एक और चीज़ करनी है साथ में, क्या करना है? ईस्ट यूरोपियन वेराइटी है, उसमें आपको ऐड करना है बार स्टार जीन। कौन सा जीन ऐड करना है? बार स्टार। और यहाँ पे भी बार जीन को ऐड करा ही जा रहा है। डन। बार जीन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये बार स्टार जीन क्या करता है? बार स्टार जीन यहाँ पे मेल फर्टिलिटी को एनहांस कर रहा है। क्या कर रहा है? मेल फर्टिलिटी को एनहांस कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है? ये कर रहा है आपका बार स्टार जीन, और उसको आपने कहाँ पे डाला? उसको आपने डाला ईस्ट यूरोपियन वेराइटी में डाला। डन। मतलब यहाँ पे मेल फर्टिलिटी एनहांस हो गई और यहाँ पे मेल स्टेरिलिटी हो गई।
डन। जब इनको एक फील्ड में उगाया जाएगा तो अभी क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, और क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट क्या होंगे, विंड हो गया, विंड के थ्रू पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे प्लांट तक पहुंचेंगे। हनी बीज हो गई, इंसेक्ट भी तो लेके जा सकते हैं, राइट। तो ये सारे एजेंट हो गए। अभी होता क्या है, ये जो बारस्टार जीन है ये एक और चीज़ करता है, ये मेल फर्टिलिटी को मतलब कंटिन्यू रखता है नेक्स्ट जनरेशन में भी इस फीचर को ये कंटिन्यूटी दे रहा है। डन। दिस इज ऑल अबाउट योर बार्नेज एंड बारस्टार जीन। जब ये जीन यहाँ पे ऐड करा जाता है इन प्लांट्स में तो यहाँ पे क्या होगा, अब होगा यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। और पहले क्या हो रहा था, इधर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, अभी सेल्फ पॉलिनेशन की जगह होने लगेगा क्रॉस पॉलिनेशन। और जैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन होगा यहाँ पे 30% हमारा यील्ड इंक्रीज हो जाएगा मस्टर्ड सीड का, ठीक है। और अगर मस्टर्ड सीड का यील्ड इंक्रीज हो गया तो अगर हम इसको यूज़ करने लगे तो हमारा एडिबल ऑयल का इम्पोर्ट बिल भी कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है इस केस में। डन। चलो ये तो हो गया बार्नेज एंड बारस्टार के बारे में। सेकेंड, यहाँ पे बार जीन भी एक ऐड किया हमने। तो जो बार जीन है, बार जीन किस चीज़ के लिए है, बार जीन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है टुवर्ड दी हर्बिसाइड। एक हर्बिसाइड है ग्लूफोसिनेट करके, ग्लूफोसिनेट, दिस इज अ हर्बिसाइड, ठीक है। ये जो ग्लूफोसिनेट है हर्बिसाइड, अगर इस मस्टर्ड प्लांट पे हम डालेंगे तो उस पर कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बार जीन है, एंड बार जीन ने क्या कॉज किया, बार जीन ने यहाँ पे रेजिस्टेंस कॉज कर दिया, इन दोनों में रेजिस्टेंस कॉज कर दिया। और रेजिस्टेंस होने की वजह से कितना भी ग्लूफोसिनेट अभी ऐड करो यहाँ पे कुछ नहीं होना है, ये हर्बिसाइड जितना भी ऐड किया जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं होना है मस्टर्ड प्लांट को। डन। तो ये हो गया आपका बार्नेज, बारस्टार और बार जीन का काम। डन। अभी दिक्कत क्या है यहाँ पे, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, इसको अप्रूव क्यों नहीं किया मिनिस्ट्री ने। तो दिक्कत ये आ रही है कि अगर यहाँ पे इसको यूज़ करने लगे, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड सीड्स को अगर यूज़ करने लगे तो हनी बीज पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका हमें पता नहीं है। और हनी बीज जो है वो हमारे इकोसिस्टम का बहुत एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर हनी बीज नहीं है तो इकोसिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर पाएगा। डन। क्योंकि हनी बीज है वही तो पॉलिनेशन करवा रही है ना इन फ्लावर्स के बीच में, और अगर हनी बीज पे इसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है इस जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का, तो हमारे अल्टीमेटली हमारे इकोसिस्टम में भी इम्पैक्ट आएगा। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, ये कंज्यूम करने वाली चीज़ है। जो बीटी कॉटन जिसको अप्रूवल मिला हुआ है वो कंज्यूम नहीं, हम उसको खाते नहीं है, उससे कपड़े बनते हैं, उससे कुछ भी बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसको खाया नहीं जाता है। बट यहाँ पे ये कंज्यूम करने वाली चीज़ है, और अगर इसको कंज्यूम करेंगे तो ह्यूमन बॉडी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा शॉर्ट रन में हम ये पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसके थोड़े से इश्यूज है जिसके आंसर अभी तक हमें मिले नहीं है, इसलिए मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव भी नहीं किया है। और इसी के साथ हमारा समाप्त होता है आज का टॉपिक, और आज का हमारा क्वेश्चन है, with reference to genetically modified mustard, that is GM mustard, developed in India, consider the following statement. First, GM mustard has the gene of a soil bacterium that give the plant the property of pest resistance to a wide variety of pest. This is the first statement. Second statement क्या है, GM mustard has a gene that allows plant cross pollination and hybridization. This is your second statement. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, GM मस्टर्ड हैज़ बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और ये रहे आपके ऑप्शन। डन। इसका आंसर आपको देना रहेगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।